विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर, From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हार्दिक कोठारी है और मैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का निवासी हूँ। और इस बार के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरा 19th रैंक आया है रिजर्व लिस्ट में। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को आईआरएमएस सर्विस एलोकेट हो सकता है। और ये यूपीएससी का जर्नी मेरा 1 साल या 2 साल का जर्नी नहीं रहा है, ये काफी लंबा जर्नी रहा है। ये मेरा 4 साल का जर्नी रहा है। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाला हूं। जो भी यूपीएससी में मेरा जो जर्नी रहा है उसमें काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो उस लर्निंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे जर्नी में मैंने कभी यूपीएससी का कोचिंग लिया नहीं था, तो मेरा टोटली सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू मेरा जर्नी रहा है। तो इस जर्नी में बहुत से हिट एंड ट्रायल्स रहे हैं और वो हिट एंड ट्रायल्स के थ्रू मैंने बहुत से माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग्स एंड माइन्यूट लर्निंग्स सीखे हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मैंने ऑलरेडी एक प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे मेरे मेंस और इंटरव्यू का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट, जो जैसे मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया, तो फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट देने गया। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स के जो भी मिस्टेक्स थे मेरे, वो रेक्टिफाई किए और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और सेकंड अटेम्प्ट का जो मेंस था वो फुल जोश से था, फुल जुनून से था कि मैं इस अटेम्प्ट में मेंस क्लियर कर पाऊंगा। और मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर दिए थे और फिर एग्जाम लिखने गया। एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाया, मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था। और फिर मेरे को लगा कि इस बार में मेरा मेंस का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं काफी कॉन्फिडेंट था। जब रिजल्ट आया तब मालूम पड़ा कि मेरे मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर मेरे को यह लगा कि शायद मेरे लैंग्वेज पेपर में ही थोड़े कम नंबर रहे होंगे, जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। परंतु जब फाइनल लिस्ट आया, जब मेरा फाइनल मार्कशीट आया, तब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे मेंस में ही मेरा स्कोर जो था वो 20 नंबर कम रहा कट ऑफ से। तो मेंस में काफी कमियां दिखने लगी और मैं अब आपसे वो कमियों के बारे में ही बताने वाला हूं। तो फिर आया मेरा थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया और इस बार मैंने मेंस भी क्लियर किया। तो मैंने मेंस में ऐसी क्या नई चीज लाई जो मेरे को मेंस क्लियर करने में हेल्प किया। फर्स्ट चीज जो मेरी सबसे बड़ी मिथ थी मेंस प्रिपरेशन में, वो थी कि लोग जनरली बोलते हैं यूपीएससी सर्कल्स में, अगर आप मेंस के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका मेंस का प्रिपरेशन पक्का या 100% मेंस क्लियर करने वाले हो। पर मैं ये मिथ आपके सामने ब्रेक करने वाला हूं और ब्रेक करना चाहता हूं कि सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मेंस में डज नॉट गारंटी योर सिलेक्शन इन मेंस। तो क्या चीज ऐसी है जो मेंस में आपका सिलेक्शन गारंटी करेगा? द फर्स्ट मेन थिंग जो आपका सिलेक्शन गारंटी करेगा मेंस में, वो है हिटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, वो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है उस चीज में। पर मेन चीज है कि जो आपको पूछा गया है, आप वो चीज को एड्रेस करो अपने आंसर में, ना कि जो आपके शॉर्ट नोट्स में है वो डायरेक्टली एड्रेस करो। आंसर एक ही रहता है, पर आंसर को पुट फॉरवर्ड करने का तरीका काफी अलग होता है। क्वेश्चन के नेचर को समझना, क्वेश्चन के डिमांड को समझना और उस एस्पेक्ट से आंसर को लिखना काफी हेल्पफुल हो सकता है।
मेंस प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेंस प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग। आप जितने आंसर लिखोगे उतना आपका हैंड फ्री फ्लोइंग होगा और उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखने पड़ेंगे। जैसे प्रीलिम्स में अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करने हैं तो मेरे स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोला है कि 60 क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, विच इज रफली अराउंड 6000 क्वेश्चंस। वैसे ही मेंस के लिए अगर आपको मेंस क्लियर करना है आपको मिनिमम से मिनिमम 20 टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे और 12 टेस्ट ऑप्शनल के सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप ये कर पा रहे हो, ये 32 टेस्ट कर पा रहे हो, तो आप मेंस टेस्ट सीरीज, मेंस एग्जाम हॉल में टेस्ट देने के लिए सक्षम होते हो। इसके अलावा जब आप मेंस की तैयारी करो आप दो चीजों का ध्यान रखो। पहली चीज ये है कि शॉर्ट नोट्स, जो जो आपके सिलेबस पॉइंट्स है उसके बारे में आपका 1 पेजर नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाना चाहिए, जो कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप GS2 का सिलेबस उठाते हो तो GS2 के सिलेबस में पॉलिटी का एस्पेक्ट है, फिर सोशल जस्टिस का एस्पेक्ट है, फिर गवर्नेंस का एस्पेक्ट है और इंटरनेशनल रिलेशंस का एस्पेक्ट है। अगर आप एक सब डोमेन पकड़ो जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसमें डायस्पोरा आता है, फिर आता है नेबरहुड रिलेशंस, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आएगा सुपर पावर्स जैसे US, जापान और चाइना, रशिया। फिर रीजन्स जैसे वेस्ट एशिया पूछ सकता है, कभी कभी ईस्ट एशिया पूछ सकता है, कभी आपसे यूरोप के बारे में रिलेशंस पूछ सकते हैं। तो अगर आपके नोट्स में हर एक डोमेन के बारे में एक पेजर नोट होगा तो ये आपको प्रिपरेशन करने में आसानी देगा और आंसर लिखने में भी आसानी देगा। तो नोट्स प्रिपरेशन के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन पर डे अटेम्प्ट करिए। पहले पहले बहुत ज्यादा इनर्शिया रहेगा आपको क्वेश्चन लिखने में, आपको लगेगा कि आपका ज्ञान बहुत कम है, आपको कुछ आता ही नहीं है और अटेम्प्ट करना ही वेस्ट ऑफ टाइम है। पर मेरी बात मानिए कि फर्स्ट क्वेश्चन वेस्ट क्वेश्चन होगा, आप गार्बेज लिखोगे, कुछ भी लिखो, गार्बेज लिखो, पर लिखो जरूर। एक बार शुरुआत हो जाए, एक बार आप लिखना शुरू कर दे, फिर वो एक इंसान में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है जो कि आगे आगे उसको हिम्मत देता है एक पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने में। तो शुरुआत आपको करना है पहले नोट मेकिंग से, और एक बार नोट मेकिंग हो जाए तो नोट मेकिंग के साथ साथ आप रिवीजन शुरू करो, रिवीजन के साथ साथ 2 क्वेश्चन पर डे अटेम्प्ट करो। ये होगा आपका स्टार्ट ऑफ मेंस प्रिपरेशन। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को आइडिया नहीं था कि आंसर राइटिंग कैसे होता है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा है मैंने इंट्रोडक्शन डाला, फिर 2-3 जो भी मेरे को 6-7 पॉइंट आ रहे 7 पॉइंट डाला, कंक्लूजन डाला, हो गया और मैंने पेपर कंप्लीट करने की कोशिश की। पर सेकंड अटेम्प्ट से मेरे मतलब सेकंड मेन से ये समझ में आया कि मेंस लिखते समय स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहती है मेंस प्रिपरेशन में, वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। आप कैसे लिख रहे हो आंसर को, क्या एग्जामिनर को वो क्लियरली समझ में आ रहा है आप क्या लिख रहे हो, और दूसरा चीज, क्या जो आप चीज लिख रहे हो क्या वो काफी प्रेजेंटेबल है एग्जामिनर को। ये 2 चीज जब मिलती है तब आपका स्कोर एनहांस होता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग काफी सिंपल है और बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपके सामने रखूंगा। एक आंसर में 3 मुद्दे होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट होता है बॉडी एंड थर्ड पार्ट होता है कंक्लूजन। तो अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन कितने लाइन का लिखना है ये आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा। इंट्रोडक्शन लिखना है आपको 3 लाइन का। 3 लाइन से ज्यादा अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक टॉपिक को तो वो इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है आपका एग्जामिनेशन में, स्पेस भी ले रहा है और आपका कंटेंट ज्यादा डिलीवर भी नहीं हो पा रहा है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ 3 लाइन का हो। और ये 3 लाइन में आपको लिखना क्या है, आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह चीजें नहीं लिखनी है इंट्रोडक्शन में। रादर आपको इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जो भी करंट अफेयर्स में अगर कुछ मुद्दा चल रहा है, सपोज फार्म लोन्स का मुद्दा चल रहा है, आप उससे इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आपका आ रहा है सपोज 1857
रिवोल्ट के बारे में आप मंगल पांडे के बारे में लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि वो मंगल पांडे का इंसिडेंट के वजह से 1857 का रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो। सो ये चीज आप ध्यान रखिए इंट्रोडक्शन लिखते समय कि आपका इंट्रोडक्शन काफी ब्रीफ होना चाहिए, काफी शॉर्ट होना चाहिए और 3 लाइनर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन है बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। बॉडी ऑफ द क्वेश्चन इज द मेन डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन। जो बोलते हैं ना क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन जो रहता है वो आपका बॉडी ऑफ द क्वेश्चन रहता है। आप बॉडी में जितने पॉइंट से आप एम्फसाइज कर पाओगे, एनालिटिकल बन पाओगे, वो आपको ज्यादा एज देगा मेंस के आंसर राइटिंग में। तो अगर एक 10 मार्कर का आंसर है तो उसमें आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? एक 10 मार्कर के आंसर में आपको लिखने हैं मिनिमम से मिनिमम 12 पॉइंट। ओके, और एक 15 मार्कर के आंसर में आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? आपको मिनिमम से मिनिमम लिखने हैं 18 to 20 पॉइंट्स, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको एक कॉम्पिटिटिव एज चाहिए आपके कंपटीशन के सामने। अगर आपका कंपटीशन 8 या 10 पॉइंट लिख रहा है और अगर आप 12 पॉइंट से इक्वली सब्सटैंशिएट कर पा रहे हो तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा एग्जामिनेशन में। तो नाउ अगेन कमिंग बैक कि बॉडी में लिखना क्या है और कैसे लिखना है बॉडी को। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई इंपॉर्टेंट डायमेंशन कि मेरे को बता, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में क्या कन्वर्जेंस पॉइंट्स है, तो अभी आपको कन्वर्जेंस पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये आपका मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा। तो आप बॉक्स डालोगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस कन्वर्जेंसेस, फिर आपको आंसर लिखना है पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं, आपको आंसर लिखना है पॉइंट फॉर्मेट में। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट्स बना के आपको लिखना है। और पॉइंट्स भी आप ग्रामर पे ज्यादा एम्फोसिस मत देना। आप जब आंसर लिखो तो कीवर्ड एम्फोसिस देना। जैसे इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रेड रिलेशंस बहुत एक इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पॉइंट होता है कि हमारा बांग्लादेश के साथ $13 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। तो आप सब हेडिंग डालोगे ट्रेड रिलेशनशिप, फिर सब हेडिंग डालोगे डिफेंस रिलेशनशिप, फिर सब हेडिंग होगा कल्चरल रिलेशनशिप, फिर सब हेडिंग होगा मल्टीलैटरल रिलेशनशिप जैसे सार्क, जैसे बिम्स्टेक, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में दोनों इंडिया और बांग्लादेश कन्वर्ज करते हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ये एक सब हेडिंग हो सकता है। तो एक जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हो एक मेजर हेडिंग के अंडर वेरियस सब हेडिंग्स आपको लिखने हैं और फिर सब्सटैंशिएट करना है। इस फॉर्मेट ऑफ राइटिंग को बोलते हैं वर्टिकल रीडिंग। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आपको पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो ट्रेड रिलेशंस पढ़ के वो समझ जाएगा कि आपको ऑलरेडी पॉइंट मालूम है, कन्वर्जेंस का पॉइंट मालूम है। वो डिफेंस रिलेशन पढ़ के समझ जाएगा कि आपको काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के बारे में। उसको पूरा आंसर हॉरिजॉन्टली पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ वर्टिकल रीडिंग पढ़ के आपको स्कोर दे देगा। तो आप जितना ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग करोगे एग्जामिनर को आपका कॉपी पढ़ने में, वो आपको बहुत से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा और क्या वो फैक्टर है जो मेरे को हेल्प किया मेरे मेंस प्रिपरेशन क्लियर करने में, वो है एक थोड़ा एज हर एक कैंडिडेट को मिल सकता है जब वो एक थोड़ा डायमेंशन और आगे जाए। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें फ्लो चार्ट्स ऐड करने हैं, हमें मैप्स ऐड करने हैं। अगर ये चीजें अगर हम ऐड कर पाए क्वेश्चन में तो वो एक एडिशनल हाफ मार्क 1 मार्क प्रोवाइड कर सकता है आपके आंसर में और आपका आंसर एक डिस्टिंग्विश्ड आंसर बना सकता है पूरे क्राउड के सामने। तो फर्स्ट थिंग क्या है, इंट्रोडक्शन पिन पॉइंटेड रहना चाहिए 3 लाइनर। फिर आपको मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में आपको वर्टिकल रीडिंग इंश्योर करना है, आपको मैप्स और फ्लो चार्ट्स इंश्योर करने हैं और ये आपका बॉडी ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंक्लूजन पार्ट। तो अभी आपको कंक्लूड करना है। आप एक क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे कर पाओगे? कंक्लूजन करने के मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं। फर्स्ट थिंग, आप कुछ मोदी जी की बातें डाल सकते हो कंक्लूजन में कि पीएम मोदी बोल रहे कि 5 प्रण को फॉलो करो, पीएम मोदी बोल रहे कि पीएम लाइफस्टाइल को फॉलो करो, या बोल रहे कि स्वच्छ भारत समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत एट 2047। आप ये सब बातें डाल सकते हो आपके कंक्लूजन लाइंस में। या आप एक बड़ा विजनरी गोल डाल सकते हो
कि हमें $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाय 2047। ये आपका कंक्लूडिंग लाइन हो सकता है। इसके अलावा आप एसडीजी गोल्स को भी ऐड कर सकते हो, जैसे एसडीजी 5 हो गया हो। एसडीजी 5 जेंडर जस्टिस इंश्योर करेगा एंड नारी शक्ति इंश्योर करेगा इन इंडिया बाय 2030। ऐसी लाइंस जब आप डालते हो कंक्लूजन में, एग्जामिनर को भी लगता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग काफी होलिस्टिक है, काफी ऑप्टिमिस्टिक है और काफी वाइड रेंजिंग है। अगर आप ये सभी डायमेंशंस को कवर कर रहे हो आपके आंसर में, व्हेन यू हैव अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, पिन पॉइंटेड बॉडी एंड अ वेरी गुड कंक्लूजन एंड इफेक्टिव कंक्लूजन, तो दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ वेरी गुड आंसर राइटिंग फॉर्मेट। तो अगर आप आंसर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपका मेंस का प्रिपरेशन सॉलिड होगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमाइज होंगे। तो मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये मिस्टेक्स किए थे मेरे मेंस प्रिपरेशन में, जिसके वजह से भले ही मेरे को लगा कि मेरा मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, फिर भी मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया, फिर भी मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्लियर किया और फोर्थ अटेम्प्ट में भी मेरा मेंस का सिलेक्शन हो पाया। मेंस में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है टाइम मैनेजमेंट। मेरे को लगता है टोटल मेंस प्रिपरेशन में जो पॉइंट अंडरलुक्ड है, अंडर वैल्यूड है, वो है टाइम मैनेजमेंट। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एज देगा ओवर ऑल दी अदर एस्पिरेंट्स। तो टाइम कैसे मैनेज करना है एक मेंस पेपर में। ओवरऑल आपके पास हो गए 10 मार्कर क्वेश्चन और 15 मार्कर क्वेश्चन। ओवरऑल पेपर है 250 मार्क का। तो इस 250 मार्क में टाइम कैसे मैनेज किया जाए। तो एक 10 मार्कर का क्वेश्चन के लिए जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो भी यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स है उनमें, तो 10 मार्कर क्वेश्चन वो लोग एलोकेट करते हैं 7 मिनट और जो 15 मार्कर क्वेश्चन है उनको एलोकेट करते हैं 11 मिनट। अगर आप इस फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। अभी पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए? क्या आपको पहले ही सभी 10 मार्कर्स करना है और बाद में सभी 15 मार्कर करना है, या पहले 15 मार्कर और फिर 10 मार्कर? तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को ये लगा है कि पहले आप 10 मार्कर के क्वेश्चंस जो है उसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। क्यों फर्स्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है? क्योंकि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जब आप अच्छे से लिखते हो, स्टार्टिंग में जब आप जाते हो एग्जाम लिखने, आपका माइंडसेट बहुत फ्रेश रहता है, ब्रेन फ्रेशली एक्टिवेटेड रहता है, तो आप वो आंसर्स बहुत अच्छे से लिख पाते हो, आप अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हो। अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चंस अच्छे से आप लिखते हो तो वो एक एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन सेट करता है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हो। फिर आप 11 to 20 वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, क्योंकि 15 मार्कर क्वेश्चन जो है 150 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो पहले आपको अटेम्प्ट करना है 1 to 5 क्वेश्चंस अच्छा इंप्रेशन सेट करने के लिए, फिर 11 to 20 क्वेश्चंस क्योंकि वो बल्क मार्क ऑफ स्कोरिंग है जो आपको मतलब अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। एंड फिर लास्ट में आप आओगे, लास्ट जो हाफ एन आवर बचेगा, लास्ट में 30-35 मिनट्स जो बचेंगे, उसमें आप 6 to 10 जो क्वेश्चंस है, 6th क्वेश्चन to 10th क्वेश्चन, जो 10 मार्कर के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। ये फॉर्मेट रहेगा आपका आंसर राइटिंग सॉल्व करने का मॉड्यूल में। जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया, अभी बताया कि एक 10 मार्कर क्वेश्चन को 7 मिनट में करना है और एक 15 मार्कर क्वेश्चन को 11 मिनट में करना है। क्या हमें इक्वल वेटेज देना है हर 10 मार्कर क्वेश्चन को, या इक्वल वेटेज देना है हर 15 मार्कर क्वेश्चन को? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एक सीरियस एस्पिरेंट को 20 क्वेश्चन में से 13 से 14 क्वेश्चन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये 13 से 14 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश रहनी चाहिए, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको नेगोशिएट करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप काफी अच्छे से लिखो, थोड़ा हाफ अ सेकेंड उधर ज्यादा, हाफ अ मिनट ज्यादा दो उन क्वेश्चंस को, पर अच्छे से लिखो। और जो क्वेश्चन आपको आइडिया ही नहीं है, जैसे साइबर डोम का क्वेश्चन आ गया था, जैसे एक ब्लू एलईडी का क्वेश्चन आ गया था, जैसे ट्विस्टर का क्वेश्चन आ गया था, या पूर्वया का क्वेश्चन आ गया था, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है उस क्वेश्चन को आप कम टाइम दो, और जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो आप जल्दी से जल्दी लिखो। आई थिंक हर क्वेश्चन को सेम वेटेज देना कैन बी ब्लंडरस इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग योर मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो आप जिस क्वेश्चन को आप अच्छे से जानते हो वो क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ये एडवाइस के साथ साथ एक बात और भी याद रखना कि हमें अगर स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो सब अच्छे आंसर लिखना इज नॉट दी क्राइटेरिया।
all average answers is better than few good answers. ये वाला कोट दिमाग में रखना कि आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, आपको एडिक्वेटली जस्टिफाई भी करना है, पर आपको वो स्ट्रेटेजी ऑफ 1 to 5 क्वेश्चंस पहले, फिर 11 to 20 क्वेश्चंस बाद में, फिर 6 to 10 क्वेश्चंस, वो वाला स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर पाए, आई थिंक दैट वुड बी अ हैंडी स्ट्रेटेजी इन क्लियरिंग योर मेंस एग्जामिनेशन, not by 1-2 marks but probably with a margin of 100 marks, and which can guarantee your selection in mains. So finally I would like to end this video by sharing my entire learning of mains preparation. जो aspirants है जिनको और mains में answer writing में भी help का assistance चाहिए, they can follow my telegram channel which is already mentioned in the description link. और आपके assistance के लिए मैं बोल भी देता हूँ, it is CSC Preparation with Hardik Kotari. You can follow the channel. You can also follow me on Instagram on Hardik Kotari 999. Thank you very, very, very much, guys. All the very best for your preparation. Hope you make the best out of this tips and techniques, and may you clear this examination to the earliest. Thank you very much.